बहुत से जानवर लंबे समय से भूख और कुपोषण से पीड़ित होते हैं। हालांकि वे जीवित रहते हैं, अन्य भूख से मर जाते हैं। असल में यह कहा जा सकता है कि जंगल में भूखमरी का सबसे सामान्य कारण सीधे तौर पे एक ऐसे वातावरण में जन्म लेना है जहां पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कभी भी जन्म लेने वाले अधिकतर जानवरों की यही स्थिति है। जानवरों की अधिकतर प्रजातियां बहुत बड़ी संख्या में पुनरुत्पादन करती हैं। उदाहरण के लिए संधिपाद और मछलियां अपने जीवन काल में हजारों लाखों अंडे दे सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि बहुत से बच्चे जीवित बच जाएं, तो उनकी जनसंख्या नियंत्रण से बाहर हो सकती है। जनसंख्या स्थायी बने रहने के क्रम में प्रति अभिभावक केवल एक बच्चा युवावस्था तक बचे रह सकता है, बाकी मर जाएंगे। कुछ बच्चे अंडे से नहीं निकलेंगे। कुछ जानवर शिकारियों, भाइयों या यहाँ तक कि अभिभावकों द्वारा जन्म के तुरंत बाद ही मार दिए जाएंगे। पर मौत के सबसे सामान्य रूपों में से एक है जन्म या अंडे से निकलने के तुरंत बाद भूखमरी। बच जाने वालों के लिए यहाँ कई प्रकार की चुनौतियां और खतरे हैं जो आसानी से कुपोषण, भूखमरी और प्यास की ओर ले जा सकते हैं। माता पिता प्रजनन के ठीक पहले और बाद अधिकतम खतरे पर होते हैं जब उनकी ऊर्जा कम होती है और उनका वसा संचय 50% तक गिर जाता है। शिशु भी अधिक संवेदनशील है। समय पूर्व उनकी मांओं से अलग किए गए युवा स्तनधारी उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन मुश्किल से खोज पाते हैं। जब भोजन दुर्लभ होता है तो एक मां अपने बच्चों को पालने के लिए प्रयास में खुद को भूखा रख सकती है। वैकल्पिक रूप से वह अपने बच्चों को छोड़कर उन्हें भोजन खिलाने या उन्हें स्तनपान कराने से मना कर सकती है। कभी कभी कुपोषित जानवर दूध देने में असमर्थ होते हैं। इन हालातों में बच्चे या तो घोंसलों या खोहों में भूखे रहते हैं या अकेले रहते हैं, जैसा कि अक्सर गिलहरियों के बीच देखा गया है। गैर स्तनधारी प्रजनन और पालक बनने के दौरान भूखमरी के अधिकतम खतरे पर हो सकते हैं। जिस तरह उनका वसा संचय घटता है और भोजन तक उनकी पहुंच गंभीर रूप से प्रतिबंधित होती है। उदाहरण के लिए सैल्मन अपने प्रजनन जगहों पर जाने के लिए एक थकाऊ यात्रा करते हैं, धारा के विपरीत तैरते और जलप्रपातों पर छलांग लगाते हैं। इस काल के दौरान वे भोजन नहीं करते। कुछ आगामी वर्ष में पुनः यात्रा करने के लिए बच जाते हैं, पर कई नहीं, जो अपनी अंतिम ऊर्जा पुनरुत्पादन करने में लगा देते हैं और उसके तुरंत बाद मर जाते हैं। जानवर भी भूख के अनिरंतर और मौसमी समय काल का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए हिरणों की कुछ प्रजातियां न तो शीत निद्रा में जाती हैं और न ही विस्थापित होती हैं, और बड़ी संख्या में हर शीत ऋतु में आवास और भोजन की कमी के कारण नियमित रूप से भूखी रहती हैं। भोजन के तनाव में स्तनधारी पक्षी और मछलियां पहले वसा का जमा किया हुआ हिस्सा खाती हैं और फिर पेशीय भाग खाना शुरू करती हैं, ऊर्जा के आपातकालीन स्रोत की तरह, जो कि दुर्बल करने वाला हो सकता है और अंततः अंगों के क्षय के रूप में घातक हो सकता है। पलायन और सुप्तावस्था सामान्य ग्राह्य प्रतिक्रियाएं हैं, परंतु उनके अपने खतरे हैं। पलायन में एक बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है और इसकी सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले बसंत और गर्मी में मौसम और भोजन की स्थितियां कितनी सार्थक थीं। शिथिल जानवर अब भी भूखमरी के प्रति संवेदनशील हैं, बीमारी और गर्मी या सर्दी से तनाव के साथ साथ। अकशेरुकी जानवर भूखमरी काल का सामना करने के लिए समान योजना अपनाते हैं और कीटों सहित
कई अकशेरुकियों ने खुद को महीनों, यहां तक कि सालों तक बिना भोजन के रहना विकसित कर लिया है। अन्य पलायन करते हैं, किंतु भूख से होने वाले तनाव और कुपोषण के कारण उनकी उड़ान भरने और उड़ने की क्षमता कम हो सकती है, जो मृत्यु की ओर ले जाती है। जानवरों के साम्राज्य में ऊर्जा के स्रोतों में कमी सामान्य है। भोजन में कमी के दौरान पहले भूखे होने वाले जानवर वे हैं जिनमें वसा संचय कम होता है, जैसे कि जुवेनिल जानवर जिन्होंने अपनी ऊर्जा बच्चे पैदा करने में खो दी है, जानवर जो पलायन करने में कमजोर हैं, और निम्न सामाजिक स्तर वाले जानवर जिनकी भोजन की उपलब्धता कम है। भोजन की कमी नियमित रूप से भूखे होने और शिकार के कारण और भी बुरी है। ये दो चीजें किस तरह से संबंधित हैं? क्योंकि जानवर मारे जाने से बचते हैं, वे उन जगहों पर भोजन खोजने की कोशिश करते हैं जहां शिकारियों द्वारा उन पर होने वाले खतरे कम हो। उदाहरण के लिए वे जंगली इलाकों में भोजन ढूंढते हैं जहां छुप सकते हैं, बजाय कि खुले समतल में जहां शिकारी उन्हें अधिक आसानी से देख सकते हैं। जब उन जगहों में पर्याप्त भोजन नहीं होता जहां वे छुपते हैं, तो वे भूख और कुपोषण का सामना करते हैं। जब कुपोषण गंभीर हो जाता है तो वे सुरक्षित इलाके छोड़ने लगते हैं, अपनी अति संवेदनशीलता बढ़ाते हुए। जंगली जानवरों में निर्जलीकरण अर्थात प्यास उच्च मृत्यु दर के लिए अन्य मुख्य कारक है। यहाँ जल की कमी के दो आधारभूत तरीके हैं जो जंगली जानवरों को पीड़ित करते हैं और अक्सर वे दर्दनाक रूप से मर जाते हैं। पहला, सूखा पड़ने के समय यहाँ जानवरों की बड़ी संख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनमें बहुत सारे प्यास से मर जाते हैं। दूसरा, कुपोषण के साथ कुछ जानवर शिकारियों द्वारा संभावित खतरों के कारण जल ग्रहण करने में अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं। वे सुरक्षित जगहों में छुपते हैं जहां या तो कम पानी है या नहीं है। अंततः प्यास जानवरों को उनकी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए कई खतरे उठाने को बाध्य करती है। जब अंत में वे अपने छुपने की जगह छोड़ते हैं तो वे काफी दुर्बल होते हैं, जिससे वे जल स्रोतों या खुली जगहों पर आसान शिकार बन जाते हैं। अन्य अपनी छुपने की जगहों पर तब तक रुकते हैं जब तक कि बहुत निर्जलीकृत यानी बहुत प्यासे न हो जाए, जिससे वे हिलडुल नहीं सकते। इस तरह वे जल तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं और वे प्यास से मर जाते हैं। अत्यंत प्यास एक भयानक अनुभव है। यह रक्त की मात्रा कम करके एक थकान का आभास पैदा करती है और शरीर श्वसन और हृदय दर बढ़ाकर पानी की कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। इसके बाद सिर घूमना आता है और गिरना और अंततः मौत। बीमारियां भी निर्जलीकरण की ओर ले जा सकती हैं। उदाहरण के लिए मेंढक त्रिचिड फंगस से संक्रमित हो सकते हैं, जो उनकी त्वचा को बहुत मोटा कर देता है, जिससे वे पानी और जरूरी पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर सकते। चूंकि मेंढक प्रारंभिक रूप से अपनी त्वचा द्वारा जल ग्रहण करते हैं, यह आमतौर पर घातक है यदि उनका उपचार न हो। एक उपचार उपलब्ध है और संक्रमण का उपचार आसान है, किंतु यहाँ अभी तक जंगल में मेंढकों की बड़ी जनसंख्या का उपचार करने का कोई तरीका नहीं है। ऊष्मागत तनाव जैसे अन्य कारणों द्वारा बीमारी और जटिल हो सकती है। ऊष्मागत तनाव निर्जलीकृत मेंढकों की स्थिति को और बुरा कर सकती है, उस तापमान पर भी जो उन्होंने जल नियोजित होने पर नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस समय प्राधिकारी सूखे
और भोजन में कमी से पीड़ित होने वाले जानवरों के तरीकों के प्रति उत्तरदायी है। कभी कभी जानबूझकर भूखे जानवरों के प्रति आंकड़े पास होते हैं। उदाहरण के लिए यह शहरी कबूतरों के साथ होता है। अन्य घटना वर्ष 2010 में केन्या में हुई, जब अम्बोसेली राष्ट्रीय उद्यान में एक सूखे के कारण मरने वाले जानवरों का 80% शेरों द्वारा शिकार किया गया। हेलीकॉप्टर और ट्रकों का इस्तेमाल कर मनुष्यों ने अन्य जगहों से 7,000 ज़ेब्रा और वाइल्ड बीस्ट को पकड़ा और उन्हें उद्यान के भूखे शेरों के लिए जीवित भोजन के रूप में परोसा। वहां रहने वाले मनुष्य उद्यान में शेरों की उपस्थिति में रुचि रखते थे, पर्यटन से होने वाले वित्तीय लाभ के कारण। जबकि घरेलू जानवरों में तनाव के प्रभाव ठीक से एकत्रित किए जा चुके हैं, यहाँ जंगली जानवरों पर कुछ अध्ययन हुए हैं और जंगली जानवरों को प्रभावित करने वाली कठिनता और तनाव कारकों की संख्या वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा कम करके आंकी गई है, जंगली जानवरों पर कैद होने के प्रभावों को छोड़कर। जंगली जानवरों को दैनिक रूप से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो कि तनाव भरा हो सकता है। शारीरिक ट्रॉमा, बीमारी, भोजन में कमी, उनकी प्रजातियों या समूहों में दूसरों से द्वंद्व, गंभीर मौसमी परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन। वे जोरदार और अनजानी आवाजों से भी डर सकते हैं। स्तनधारियों, पक्षियों और संधिपादों में तनावकारी घटनाओं पर प्रतिक्रिया में जानवरों के PTSD जैसे लक्षण दिखने, मनोदशा और घबराहट विकार, और सामाजिक समूहों में नकारात्मक मनोदशा फैलने के साक्ष्य यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हम सामाजिक जीवन के कई पहलुओं और बाह्य खतरे से संबंधित तनाव को सम्मिलित करेंगे। अन्य जानवरों द्वारा हमला कर दिए जाने के खतरे के कारण होने वाला तनाव दो मुख्य रूपों में बढ़ता हुआ दिखता है। पहला सीधे द्वंद्व से ही है, जिसमें जानवर आवश्यक रूप से भागने या लड़ने का तनाव झेलते हैं। आमना सामना काफी तनाव भरा हो सकता है, जिससे शिकार जानवर तनाव से मर जाता है। दूसरा, शिकार जानवर जो भोजन संतुलित करने के लिए बाध्य है और मारे जाने के खतरे में है, उसमें तनाव बढ़ सकता है। वे या तो भोजन के लिए घूमना कम करना या शिकारियों के प्रति सामने आने के खतरे के बारे में निर्णय लेते हैं। मैंने इस बारे में थोड़ा बहुत पहले ही कहा, और यह कैसे भूख, कुपोषण और निर्जलीकरण में सहयोग कर सकता है। अक्सर जानवर कम खाना चुनने में फंस के संभावनाओं को कम करते हैं। उन परिस्थितियों में भूखमरी और निर्जलीकरण के कारण अतिरिक्त तनाव प्रतिक्रियाएं पैदा होना संभव है। खास मानवीय हस्तक्षेपों द्वारा यह और बुरा हो सकता है, जो पारिस्थितिक विषयक उद्देश्यों के लिए लाए गए हैं, जैसे कि संकटग्रस्त एक पौधे को बचाने के लिए एक क्षेत्र में शिकारियों को प्रवेश कराना। उदाहरण के लिए बड़े शाकाहारियों को खास भोजन खाने से रोकने के प्रयास में भेड़िए लाए गए। भेड़िए इन जानवरों को सिर्फ खाते ही नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति भी इनके चरने की आदत को बदलती है। खुली जगहों में चरने की बजाय हिरण उन जगहों में छुपते हैं जहां भेड़िए उसे आसानी से देख ना सके और कम मात्रा में कम पोषक तत्वों वाले पौधे खाएं। इससे होने वाली परिणामिक गतिकी को पारिस्थितिकी का भय या अंग्रेजी में इकोसिस्टम ऑफ फियर कहते हैं। सामाजिक समूहों में रहना जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, प्रारंभिक रूप से सामाजिक द्वंद्व और प्रतियोगिता के कारण।
जानवरों की प्रजातियां जो सामाजिक और सह सामाजिक जैसे क्रिकेट हैं, उनमें प्रभुत्व अनुक्रम है। हालांकि पद के लिए बहुत सी लड़ाइयां पारंपरिक हैं, कुछ में वास्तविक हिंसा या जारी उत्पीड़न शामिल है। अनुक्रम में हर एक जानवर का जो सामाजिक स्तर है वह नाटकीय रूप से उसकी भलाई के स्तर को प्रभावित करता है, खास तौर से जब यह तनाव संबंधी बीमारियों पर आता है। यह अच्छी तरह प्रमाणित हुआ है कि सामाजिक परतंत्रता, उदाहरण के लिए, एक तनाव कारक को विभिन्न सामाजिक प्रजातियों में संचालित करता है, जैसे प्राइमेट, कृंतक और कुछ तरह की मछलियां इन सामाजिक प्रजातियों के निचले स्तर के जानवरों में तनाव युक्त प्रतिक्रियाएं और पुनरुत्पादक संभावनाओं में होने वाली कमी अक्सर देखी गई है। अन्य अधीनस्थ जानवर समूह में बने रहने के क्रम में त्वरित भय और धमकी का सामना कर सकते हैं। धमकी के सामान्य कारण भोजन की उपलब्धता और यौन प्रतियोगिता पर होते हैं। प्रभावी नर प्रजनन का प्रयास करने वाले अन्य नरों पर आक्रमण कर सकते हैं और उन बच्चों को मार सकते हैं जिनके अन्य पिता हैं। माताओं को शोक देते हुए जो बाद में उनके साथ प्रजनन करने के लिए बाध्य होती है। जानवरों के बीच द्वंद्व के बारे में हमारे वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। मातृवंशीय समूहों में अधीनस्थ माताएं नियमित भय और हानि का सामना कर सकती हैं, जिसमें प्रभावी माताएं अधीनस्थों की प्रजनन संभावनाओं और भोजन की उपलब्धता को नियंत्रित करने के क्रम में गुस्सा और भय का इस्तेमाल करती हैं। अधीनस्थ मादाओं के बच्चे भी प्रभावी मादाओं द्वारा मारे जा सकते हैं। वह अधीनस्थ को उसकी सेवा करने के लिए बाध्य कर सकती है, खास तौर से उसकी पुनरुत्पादक सफलता को आगे बढ़ने के लिए। यह मीरकट समूहों में सामान्य है। जिन माताओं के बच्चे मार दिए गए थे, वे प्रभावी मादा के बच्चों की देखभाल में मदद करेंगी या समूह से निकाल दी जाएंगी और अकेले जीवित रहने की कोशिश करने की मुश्किलों का सामना करेंगी। मातृ अलगाव के विपरीत प्रभावों के कारण होने वाले तनाव का कई सामाजिक प्रजातियों में अध्ययन किया गया है। मातृ अलगाव का माता और बच्चे दोनों के शरीर विज्ञान और व्यवहार पर चिरस्थायी प्रभाव हो सकता है। अलगाव के बाद क्रियाकलाप में कमी, शरीर झुका के चलना, तनावपूर्ण कारकों के कारण हुए अन्य बीमारी वाले व्यवहार प्रदर्शित करना मां की सामान्य प्रतिक्रियाएं। अपने बच्चे को खोने वाली मां अपने मरे बच्चे को लेकर आसपास घूम सकती है या कई दिनों तक शरीर को छोड़ने से मना कर सकती है। यह नर वानर, पक्षियों, हाथियों, सेटासिन और कई अन्य जानवरों में देखा गया है। अनाथ जानवर भय और अकेलेपन का सामना करते हैं। अपनी मांओं से अलग हुए शिशु अपने जीवन भर तनाव के प्रति बढ़ी हुई प्रतिक्रिया और बीमारी का बड़ा खतरा प्रदर्शित करते हैं। जंगली जानवरों में यह सेटासिन हाथियों, कृंतकों और नर वानरों में देखा गया है। हालांकि अन्य सामाजिक प्रजातियां भी समान प्रभाव अनुभव करने के लिए संभाव्य हैं। मातृ अलगाव के प्रभावों के अलावा यहाँ हाथियों, सेटासिन, कुत्ते, पक्षियों और अन्य जानवरों में परिवार के सदस्य या दोस्त के खोने पर शोक प्रदर्शित करने के कई लिखित मामले हैं। गीस और बत्तख जैसे जानवर जीवन भर प्रजनन करते हैं और साथी के खोने पर दुखी होते हैं। एक शोक मनाता गूस वजन खोएगा, अपने झुंड से अलग होगा और अधीन व्यवहार प्रदर्शित करेगा। यदि वे पुनः साथी बनाए तो वह आमतौर पर दूसरा गूस होगा जिसने अपना साथी भी खोया है।
अतः समाप्त करने के लिए, यदि हम जंगल में जानवरों के पीड़ित होने के विभिन्न तरीकों को ध्यान में रखें, जिसके बारे में हमने इस वीडियो और पिछले वीडियो में बात की है, तो हम देख सकते हैं कि वे काफी विविध हैं। अगले 2 वीडियो में हम शारीरिक हानि या हिंसक मौतों के अन्य कारकों को देखेंगे।